पाठ 11 मेरी माँ। मास्टर हमीद दिल्ली के एक मदरसे में पढ़ाया करते थे। वो मुर्शिदाबाद में रहा करते थे। उनके अब्बा बढ़ई थे। हमीद मिडिल का इम्तिहान देने को था, तभी बस्ती में प्लेग फैल गया। इस महामारी में हमीद के अब्बा भी चल बसे। हमीद की माँ बहुत गरीब थी। हमीद के अब्बा के जाने के बाद उसके पास कुल 27 रुपए बचे थे। हमीद मिडिल इम्तिहान में पास हो गया था। वो माँ से 15 रुपए लेकर दिल्ली पहुँच गया। आगे की पढ़ाई के लिए दुनिया भर की खाक छानने के बाद वो गली कासिम जान में अपने पड़ोसी नसरुल्लाह खां कांस्टेबल के घर पहुंचा। नसरुल्लाह खां ने हमीद की बड़ी खातिर की और अपने छोटे से मकान के दरवाजे के पास उसके रहने के लिए एक छोटा सा खटोला डाल दिया। एक मदरसे में 3 साल पढ़ने के बाद वो 10वें दर्जे तक पहुंच गया। इसी समय हमीद ने अपनी जमात के एक लड़के को हिसाब पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे 7 रुपया महीना मिलने लगे। मदरसे में से सर्दियों की छुट्टी थी। नसरुल्लाह खां ने भी छुट्टी ली और मुर्शिदाबाद जाने का इरादा किया तो हमीद को साथ लेते गए। उस जमाने में हमीद की माँ के पास बस अपने शौहर के वक्त के 12 रुपए थे और आंगन में कटहल का पेड़ जो हर साल 25-30 रुपए में बिक जाता था। हमीद के घर पहुंचने पर उसकी माँ ने एक रिश्तेदार के यहाँ उसकी शादी का सारा बंदोबस्त कर रखा था। शादी जैसे तैसे हो गई। शादी के 7वें रोज हमीद दिल्ली आकर इम्तिहान की तैयारी में लग गया। मार्च में इम्तिहान हुआ और वो 2 दर्जे में पास हो गया। अब नौकरी की फिक्र हुई। उसे काफी कोशिशों के बाद एक मदरसे में काम करने का मौका मिला। हमीद को अब 20 रुपए मिलने लगे। उसने 3 रुपए माहवार का एक छोटा सा बिना आंगन का घर किराए पर लिया। वो 3 दिनों की छुट्टी लेकर घर गया और अपनी बीवी को साथ ले आया। इस बात को 7 बरस हो गए। इस दौरान हमीद के यहाँ 3 लड़के हुए और 1 लड़की, जिनमें से 1 लड़का और 1 लड़की मर गए। तनख्वाह अब उसकी 30 रुपए थी और 10 रुपए महीने पर एक लड़के को उसके घर पर पढ़ाता था। गरीब हमीद के पास बचता बचाता कुछ नहीं था, इसलिए माँ के खत पर खत आते खुद भी उसका जी बहुत चाहता था, मगर जाने की नौबत न आती थी। मास्टर हमीद सुबह मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ही कोई काम करते। मस्जिद से लौटते समय एक 70 बरस की सफेद बालों और झुकी कमर वाली धोबिन जुनकिया रास्ते में अपनी लाठी लिए घाट को जाती मिलती, मगर 7-8 दिनों से जुनकिया ना मिली। 8वें दिन उन्होंने पड़ोस के एक लड़के से पूछा, जुनकिया धोबन का क्या हाल है? लड़के ने कहा, जुनकिया तो कल रात को ही 1 बजे मर गई। मास्टर हमीद का ये खबर सुनकर कलेजा धक से हो गया। वो मदरसे पहुँचे तो उदास उदास, घर आए तो सुस्त सुस्त। मगर 3रे रोज बकरीद की छुट्टी होने वाली थी। हमीद ने 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त और दी और बकरीद को मुर्शिदाबाद का टिकट लेकर रेल में सवार हो गया। ईद का दिन रेल में काटा, ना नमाज ना कुर्बानी, मगर दिन भर उस सफेद सिर के बारे में सोचता रहा जिसने बरसों सोते वक्त उसके बिस्तर पर झुककर दुआएं दी थीं। उस गोद का जिसमें बरसों उसने आराम किया था, उस चेहरे का जिसे देखकर उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी और जिसे अब वो 7 बरस के बाद देखने जा रहा था। हमीद की माँ का खत भी तकरीबन हर महीने आ जाता था। उसमें बस्ती की इधर उधर की खबरें होती और हमेशा ये सवाल कि बेटा घर कब आएगा। माँ ये खत 89 दर्जन से लिखवाया करती थी। इसका जवाब हमीद भी हर बार यही लिख देता, इंशाअल्लाह आमों के मौसम में। मगर हर साल आमों का मौसम गुजर जाता था। वो चाहता था कि सारे कुनबे को साथ लेकर जाए। माँ सगे संबंधियों और पड़ोसियों के लिए देहली के तोहफे भी ले जाए, मगर सबके लिए कभी दाम न हो पाए। यूं ही 7 बरस कट गए। जुनकिया की मौत की खबर ने ना जाने उसके दिल में क्या असर किया कि वो अकेला ही मुर्शिदाबाद चल पड़ा। हाँ तो बकरीद के दिन सूरज डूबने से कोई घंटा भर पहले मास्टर हमीद मुर्शिदाबाद पहुँचे। घर का दरवाजा बंद था।
उन्होंने जंजीर खटखटाई। यूं ही 2-3 दफा बेसख्ता जोर से अम्मा अम्मा भी मास्टर के मुंह से निकल गया तो कोठरी के अंदर से आवाज आई, यहाँ किसी की अम्मा नहीं रहती। मास्टर साहब फिर बोले, ठीक है, हमीद की माँ का घर तो यही है ना। लेकिन इतने में एक छोटा सा आदमी दरवाजे पर आया। ये एवज कसाई का बेटा लच्छू था। उसने कोई 4 बरस हुए हमीद की माँ से ये मकान खरीद लिया था। उसने थोड़े लफ्जों में पूरी बात हमीद से कह दी और उसे बताया कि तुम्हारी माँ अब निवासी दर्जन के घर जो कोने में है उसमें रहती है। मास्टर हमीद के 1-2 मिनट तक तो कदम ही न उठे। मकान बिक गया और मुझे खबर तक न हुई। या अल्लाह, माँ पर इतनी तंगी थी। मैं तो समझा था कि अब्बा ने कुछ छोड़ा होगा, कुछ मैं भेज देता था, कुछ आमदनी कटहल के पेड़ से हो जाती होगी और काम चलता होगा, मगर यहाँ तो अपनी झोपड़ी भी पराए हाथों बिक गई। इसी सोच विचार में वो निवासी दर्जन के मकान के सामने पहुँच गया था। उसने जंजीर खटखटाई। नवासी जो वहीं पास बैठी कुछ सोच रही थी, दरवाजे पर आई और हमीद को पहचान कर चिल्लाती हुई सीधी अंदर गई। हमीद की माँ, हमीद की माँ, हमीद आ गया। हमीद की माँ झट चारपाई से कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ी, हमीद को लिपटा लिया और रोने लगी। बूढ़े शरीर में बस हड्डियां ही हड्डियां रह गई थीं। कई मिनटों तक दोनों चुप रहे। आखिर इस चुप्पी को माँ ने ही तोड़ा और धीरे धीरे कहा, जरा बैठ जा, चाय बना लाऊं। हमीद सिर्फ इतना ही बोला, अम्मा तुमने घर बेच डाला, मुझे खबर तो की होती। अम्मा ने कहा, बेटा खबर करने से क्या फायदा होता, तुझे और फिक्र क्या कम है। और ये बेचारी निवासी अल्लाह भला करे, बहुत ख्याल रखती है, मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं। हमीद ने जब जरा नजर उठाकर मकान को देखा तो उसे सामने एक छोटी सी कोठरी नजर आई। हमीद ने माँ से पूछा, अम्मा क्या तुम यहीं सोती हो? अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, मैं उधर दूसरी कोठरी में रहती हूँ। यहाँ तो निवासी सोती है जो तुम्हें खत लिखा करती है। अम्मा क्या तुम अब भी कुछ काम करती हो? अब तो तुम्हारे हाथ थक जाते होंगे। नहीं बेटा, हाथ तो अभी तक सलामत हैं। कोई 1.5 साल से आंखें बेकार हैं। हमीद चिल्लाकर बोला, आंखें? अम्मा तो क्या तुम मुझे भी नहीं देख सकती? माँ ने हमीद का सिर छाती से लगाया, मुंह पर कुछ मुस्कुराहट लाकर बोली, बेटा तुझे तो देख सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सूरज निकलता है उसे भी देख सकती हूँ, घर भी देख सकती हूँ। हाँ बेटा, तेरा सबसे छोटा नन्हा अब कितने दिनों का हुआ? अम्मा तुम्हारी दुआ से अब 1.5 बरस का है। अच्छा, तो वो कुर्ता टोपी उसके बिल्कुल ठीक होगा। ये कहकर माँ ने एक मैली सी गठरी खोली और उसमें से टटोल कर एक रेशमी कुर्ता निकाला और एक लाल खूबसूरत गोल टोपी जिस पर सच्ची किनारी टंकी हुई थी। अम्मा क्या ये तुमने नन्हे मजीद के लिए सिला है? हमीद ने पूछा और आंखें जरा नम हो गईं। हाथ से उन्हें पोंछा। नहीं बेटा, माँ ने कहा, मैंने तेरी सलमा के लिए सिले थे, मगर तुम आए नहीं और वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। सारी बातचीत में शिकायत का यही शब्द था और बस। माँ ने कहा, बेटा आज तो तू मेरे साथ रोटी खाएगा? हमीद चौंक कर बोला, अम्मा और नहीं तो क्या। खाना देखकर तो हमीद आश्चर्य में पड़ गया। कबाब थे, कलेजी थी, पराठे थे, अंडे थे, दाल थी, आम की चटनी थी, एक प्याले में दूध था, एक तश्तरी में मलाई और एक रकाबी में कटे हुए कलमी आम। इस गरीबी में ये सब सामान कहाँ से आया? ये सोचता जाता और निवाला मुंह चलाने में उसे दिक्कत होती। वो एक बार फिर माँ की चारपाई पर बैठ गया। हमीद की माँ ने करीब आकर और सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हमीद ने कहा, अम्मा जरूर कहो। माँ ने कहा, बेटा
तू शहर का रहने वाला है, मदरसे में नौकर है, मैं पराए घर पड़ी हूँ और तेरी क्या खातिर करूँ। नसीबन को भेजकर खान साहब की कोठरी में तेरे रहने के लिए कमरा साफ करा दिया है और खाट डलवा दी है, मगर मेरी इच्छा है कि तू मेरे साथ रहता। क्या तू मेरा ये अरमान पूरा कर सकता है? मैंने उम्मीद पर नसीबन के यहाँ से चारपाई भी मंगवा ली है। माँ की ये बात सुनकर हमीद का जी भर आया। माँ ने हमीद के माथे को चूमा और झट नसीबन से वो चारपाई अपनी कोठरी में डलवा दी। फिर एक गठरी में से एक सफेद चादर निकाले जिस पर बड़ी खूबसूरत बेल कढ़ी हुई थी। 2 तकिए निकाले, साफ साफ गिलाफ, चारों तरफ झालर, ओढ़ने के लिए बारीक चादर, तकियों पर कोई अच्छा सा इत्र मला। फिर हामिद से कहा, बेटा अब तुम सो जाओ, बहुत थक गए होगे। हमीद ये सब देखकर हैरत में था कि अल्लाह, ये सब कहाँ से आया। आखिर उससे रहा ना गया और उसने पूछ ही लिया, अम्मी ये खाना और ये सारा सामान कहाँ से आया? अम्मा बोली, बेटा अब ये गांव भी शहरी है, अल्लाह रखे सब चीजें मिलती हैं। और खाना सो आज तो बकरीद थी, गोश्त पड़ोसियों के घर से आया था और चीजें भी इधर उधर से कर ली। मगर अम्मा ये चादर, ये गिलाफ, ये सारा सामान, इत्र, इसके लिए रुपया? माँ की अंधी आंखों से पानी की 2-4 बूंदें टपकी और उसने ऐसी आवाज में जिसमें ना जाने मलामत का ज्यादा असर था या मोहब्बत का, कहा, बेटा तू और ये पूछता है? एक एक दिन तेरे इंतजार में कटा है, 7 बरस में ये तैयारी कर पाई हूँ बेटा, 7 बरस में। माँ की इस बात को सुनकर कोठरी में खामोशी छा गई, जो रात भर छाई रही। डॉक्टर जाकिर हुसैन